Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Birendra Yadav, and today I have brought in a very important discussion that is related with the UPSC CAPF examination. As you know that students, for 2025 we have started with the orientation lectures wherein I bring up important issues, important discussions regarding various aspects of the UPSC CAPF preparation. So for those students who are planning to attempt the UPSC CAPF examination in 2025, this video will be beneficial to you. So students, today I have decided to start with a very basic, very general query among students as to what to read for UPSC CAPF examination. And you know that I use Hindi and English in my lectures so that maximum number of students must benefit. तो स्टूडेंट आप सभी लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में. आज मैं ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन से किताबें, रेफरेंस बुक्स आपको रिफ़र करना चाहिए अगर आप 2025 में CAPF का जो AC एग्ज़ामिनेशन होता है इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं. तो सबसे जो मुख्य बात है कि क्या किताबें पढ़नी चाहिए, कहाँ से हमें क्या देखना चाहिए, आज पूरा लेक्चर हमारा उसी विषय पर होगा. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं. अभी जाने से बुक लिस्ट बताने से पहले कि मैंने ये बुक लिस्ट क्यों लाया है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये 1-2 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे. अभी जो आपका यूपीएससी में जो अभी CAPF AC में जो 2024 का पेपर आया है, अगर आपने ये पेपर पूरा अगर सही से देखा होगा तो आपको पता चलेगा NCERT से डायरेक्ट काफ़ी सवाल आए हैं, है ना. दूसरी चीज, एक ट्रेंड भी चेंज हुआ है. करंट अफेयर से भी देखेंगे आप तो सवाल आए हैं. एक और चीज अगर आपने एनालिसिस किया होगा, कुछ एक्ट्स के बारे में भी पूछा है, कमीशंस के बारे में भी पूछा है ना. उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ केस लॉज भी पूछा है. स्टैटिक अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक जो आपका सिलेबस है पूरा पेपर 1 का, अगर आपने देखा होगा तो मैक्सिमम सवाल NCERT से ही है. बाकी देखिए जो एक पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट है वहाँ से भी सवाल आ रहा है. अब तो केस लॉज भी पूछ रहे हैं, है ना. बाकी फाउंडेशन सब्जेक्ट्स जो हैं उसको आपको NCERT से ही टैकल करना चाहिए. मैं स्टूडेंट बहुत ही खुल के बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग क्लासेस का नोट्स भी पढ़ते हैं. क्लास आपने कहीं लगाया होगा, CSE प्रिपरेशन में आपको नोट्स मिला होगा, बहुत लोग वो भी पढ़ते रहते हैं. मैं ये कहूँगा अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी क्लास के नोट से पहले आपको सबसे पहले NCERT पढ़ना चाहिए. NCERT का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं. चाहे आप न्यू NCERT पढ़िए, ओल्ड NCERT पढ़िए, जितने NCERT सारी पढ़ लीजिए, पर NCERT बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा जो आपका फाउंडेशन जो बिल्ड करेगा वो NCERT करेगा. सबसे बेस्ट बुक्स है NCERT इंडिया में. आपने बचपन में कोई भी स्टेट बोर्ड से वहाँ का पढ़ा रहेगा वो ठीक है, पर NCERT का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. और सवाल देखिए NCERT से डायरेक्ट आता है ना. तो NCERT को आप मिस कर ही नहीं सकते हो. तो आइए, मैंने आपको एक ब्रीफली बताया कि 2024 में मैंने पेपर एनालिसिस किया. NCERT से काफ़ी सवाल है. अब कुछ एक्ट्स के बारे में पूछा है, कमीशन बेस्ड सवाल आ रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पूछा जा रहा है, केस लॉज भी पूछा जा रहा है ना. तो और जितने भी सवाल आए हैं इकोनॉमी से लेके, सब में एक डेप्थ है. हर सवाल के पीछे डेप्थ है. हर एक सवाल को सॉल्व करने में डेप्थ चाहिए था. इस बार लोग क्यों कह रहे हैं कि बहुत टफ पेपर आया है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आया है. अगर आप CSE का भी आपने कभी पेपर देखा होगा, ऐसे ही आप PYQ सॉल्व करते तो CSE का भी आपने पेपर देखा होगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर होता है. यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है. थोड़ा यहाँ पे फैक्चुअल पूछते थे CAPF में, पर अब यहाँ पे भी ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल का था इस बार.
तो अभी ये ट्रेंड चेंज हुआ है, मान के चलिए 1-2 साल ऐसे ही सवाल आने की पूरी संभावना है। इसके बाद शायद यूपीएससी फिर से एक शिफ्ट ले, पर प्रोबेबिलिटी है, ये ट्रेंड देख के पता चलता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी है। कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्ड करना है आपको, सारा बेसिक्स यहीं एनसीईआरटी से बिल्ड करना है। क्लास नोट्स मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं उनको बिठा के पैनल बना के एनसीईआरटी के बुक डेवलप किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, है ना। वो कभी क्लासेस के नोट्स इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत फंडामेंटल बुक्स है स्टूडेंट, एनसीईआरटी को सबसे पहले पकड़िए, बाद में कोई भी नोट्स आप पढ़ते रहिए, पर इसको मत छोड़िएगा। ये सब तो मैं बताऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बुक्स में एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ चीज़ें आपको करंट अफेयर से भी पकड़ना पड़ेगा, तो वो मैं अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा क्या क्या चीज़ें देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, है ना। आते हैं पहले हिस्ट्री से शुरू करता हूँ मैं, है ना। ये 3 थीम्स हैं, मैंने पेपर खोल के देखा है। जो ट्राइबल रेजिस्टेंस की बात हुई है इस बार पेपर 2 में, थीम्स का ही है। थीम्स में आप जाके देखिए, दिया हुआ है, ट्राइबल्स के बारे में पूरा बताया हुआ है कि ट्राइबल्स को आगे किस तरीके से ब्रिटिश के आने के बाद कैसे ट्राइबल सेटअप चेंज किया गया। ट्राइबल आर्ट के बारे में देखेंगे आप, ये जब ये तीनों आप पढ़ेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो आपको दिख जाएगा, है ना। इसमें दिया हुआ है पूरा ट्राइबल के बारे में। तो अगर आपने ये बुक, और आपने देखा होगा उसके 2023 का मैंने पेपर देखा, उसमें ट्रैवलर्स के बारे में पूछा गया है, वो भी यहीं से आया हुआ है ना। अब्दुल रज़ाक का जो सवाल था कि अब्दुल रज़ाक यहाँ पे आए थे, ही वॉज अ ट्रैवलर, विजयनगर एम्पायर गए थे, तो कहाँ से, तो वो बुक में है, आप देखिए, मैंने सब पढ़ा हुआ है, मेरे को पता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये मैं बोलूँगा, पहले थीम्स आप जरूर लीजिएगा हिस्ट्री में। ये 3 थीम्स हैं एनसीईआरटीज़ के, है ना, क्लास 12 वाली, ये तो थीम्स पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी अगर आप पढ़ रहे हैं इसके साथ, तो मैं कहूँगा पढ़ सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है, अभी 1 साल है, नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है, थीम से शुरुआत करिए। ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ये मैं कहूँगा, स्पेक्ट्रम एक बुक है, स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है, इसका जो कंपाइलेशन बहुत अच्छा है ना। हर चैप्टर के पीछे एक जिस्ट दिया हुआ है, तो वो जिस्ट भी आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको कैच हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे कमीशन बेस्ड पूछा हुआ है इस बार सवाल, इसके लिए बहुत काम करेगा आपको। यहाँ पे अगर आपने ट्राइबल, ये भी बुक में अगर आपने पढ़ा होगा ट्राइबल का, तो बहुत कुछ दिया हुआ है, कितने रेबिलियन हुआ है ट्राइबल्स का, ये बहुत अच्छा जिस्ट है मैं कहूँगा। पर ये मत छोड़िए, ये पढ़ते पढ़ते इसको भी देखिए, इसे रिवीजन कर लीजिए, है ना। अगर फिर भी आपको लगता है ये किताब मैं बता रहा हूँ ये बेसिक्स है, अगर इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आर एस शर्मा की एंशेंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा आर एस शर्मा का एक बहुत अच्छा बुक है, वो आप देखिएगा, आपके ऊपर है, पर ये पहले पढ़ना, ये बाद में देख सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे और नॉलेज की डेप्थ की ज़रूरत है, मुझे और पढ़ने का मुझे अच्छा लग रहा है, तब आप पढ़ सकते हैं। पर तैयारी में क्या है, आपको बैलेंस करके चलना है, हर सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, ऐसे नहीं कि हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं तो। पर हाँ, ये बेसिक्स आना चाहिए। और एक तमिलनाडु बोर्ड की, अगर आपने देखा होगा, तमिलनाडु बोर्ड का भी हिस्ट्री का बुक्स अच्छा बुक्स है, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो, है ना। तो ये मैंने बताया स्टूडेंट, हिस्ट्री में तीनों पोर्शन के लिए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए, ये इतना देखना चाहिए, टच होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री का मुझे लगता है क्लियर है। अब आते हैं कल्चर के लिए। कल्चर से भी सवाल आ रहा है, अब कल्चर से भी सवाल पूछने लग गए हैं, काफ़ी सवाल था। ट्राइबल आर्ट के बारे में ही पूछा गया था, है ना। तो ये क्राफ्ट एंड ट्रेडिशंस, अगर आपने ये लिविंग क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन में देखा, ये किताब बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मार्केट्स में मैं देखता हूँ, दिखता नहीं है मुझे। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ये क्लास 11 की है, ये इसको आप पढ़िएगा, अच्छी बुक है ये। और सेकंड, ये क्लास 11 की पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये 2 बुक्स तो पढ़ना ही है, प्राइमरीली देखने के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा, है ना, मैंने कुछ रेफरेंस वेबसाइट्स भी निकाली हुई हैं। सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, इसका एक वेबसाइट है, आप जाके देखिएगा, इसमें ना अच्छा समझाया हुआ है, इसको आप जाके सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग का वेबसाइट देखिएगा। एक और गवर्नमेंट की वेबसाइट है indianculture.gov.in, ये दूसरी वेबसाइट मैं कहूँगा देखिएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल पहले पढ़ना चाहिए, फिर हमें, अगर आप सवाल देखेंगे ना तो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, पर कुछ सवाल एनसीईआरटी के बाहर का भी होता है, वो करंट अफेयर्स में भी हो सकता है आया होगा, या कोई रेफरेंस वेबसाइट गवर्नमेंट की होगी वहां से निकाला होगा। तो एक बार जाकर देखना चाहिए। आपको कैसे मालूम है? देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो सबको पता है ना वो आपको पता ही होना चाहिए। जो हर बच्चे को पता है वो अच्छी, मतलब हर बेस्ट कैंडिडेट को पता है, पढ़ने वाले जिनको पता है क्या पढ़ना है उनको जो आ रहा है वो तो आपको आना ही चाहिए, और उनसे भी प्लस आना चाहिए, क्योंकि तभी आप कंपटीशन में आगे रहेंगे। तो पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये वेबसाइट्स पे जाके देखना है, रिवाइज करते रहना है पढ़ते पढ़ते, और बिल्ड करते रहना है, बेसिक्स थोड़ा बिल्ड करना है ना। मैं स्टूडेंट्स हमेशा बता रहा हूँ गवर्नमेंट के बुक्स पे ही रिलाई करना चाहिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट से रिलाई करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कोई प्राइवेट पब्लिशर का बुक पढ़ने नहीं जाएगा, है ना। वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस ही पढ़ेगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके ही ढूंढेगा, है ना। हो सकता है ओल्ड एनसीईआरटी उठा के देख ले, पर वो एनसीईआरटी से दिखेगा। तो मैं बोलूँगा इसको मत छोड़िए बिल्कुल भी, है ना। पहले एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, यही बहुत है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा मुझे और डेप्थ चाहिए या नहीं चाहिए। पेपर जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर आप एक, आपको लगता है कि मुझे और डेप्थ चाहिए, तो मैंने एक बुक देखा है, बहुत अच्छी किताब है, इंडियन कल्चर बाय जीके टुडे, जीके टुडे वालों का इंडियन कल्चर, बहुत अच्छी बुक है। एक उन्होंने कल्चर की बुक है, बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिवली सारे ही कल्चर के एस्पेक्ट्स अच्छे से कवर किए हैं, देख सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप खरीदिए, पर अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है और जानना है तो देख लीजिए एक बार। और उसमें भी क्या है, लिमिटेड पढ़ना है, एग्जाम में क्या पूछ रहा है उसके एंगल से पढ़ना है, ठीक है। आइए, मुझे लगता है कल्चर का भी मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस वेबसाइट्स प्लस बुक्स। आते हैं अब ये बुक, एनवायरनमेंट को देख लेते हैं एक बार, है ना। एनवायरनमेंट में आपसे कहूँगा इराज भरूचा का बढ़िया बुक है, एनवायरनमेंट में बेसिक्स तैयार करने के लिए। एनवायरनमेंट का देखिए इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रहा है ना। तो एनवायरनमेंट को भी आप छोड़ नहीं सकते, काफ़ी सवाल आ रहा है एनवायरनमेंट से, है ना। तो एक आप देखेंगे, ये क्लास 7th का एक एनवायरनमेंट का किताब है, सोशल साइंसेस का आवर एनवायरनमेंट, और एक इराज भरूचा का, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, ये बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है इराज भरूचा ने। आप इनकी कोई भी पब्लिकेशन उठा के देख लीजिए, बहुत अच्छी किताब है इनकी, बहुत अच्छा फैक्ट्स दिया है ना। एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, देखना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत बेसिक्स दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है, फैक्ट्स भी बहुत करेक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये 2 बुक्स मैंने बता दी एनवायरमेंट के लिए, ज़्यादा नहीं है, 2 बुक्स ही हैं। उसके प्लस आप क्या करिए, कुछ रेफरेंस वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे भी बताए हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का वेबसाइट जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे आप जाएंगे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। पहले जाके मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स देखनी चाहिए, एनविस करके, है ना, एक वेबसाइट है ENVIS, इसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। एनविस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको देखिए। कुछ और जैसे वेबसाइट्स है, जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, वो देखना चाहिए। फॉरेस्ट के बारे में वहाँ बताया जाता है, रिपोर्ट्स दिया रहता है। आजकल पूछ रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे पूछ लिया, कोई अच्छे फैक्ट्स तैयार होना चाहिए। फॉरेस्ट फायर हो रहा है, उस पर सर्वे बनता है, ये लोग करते हैं, है ना। फॉरेस्ट की मैपिंग करते हैं, देखना चाहिए जाके। एक और मैं कहूँगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको जाके देखना चाहिए, इन वेबसाइट्स को देखना चाहिए। और IMD जो क्लाइमेट फोरकास्टिंग होता है इंडिया में, इनका भी देखना चाहिए। कभी साइक्लोन आ रहा है, कोई और कैलामिटीज आ रही हैं, तो IMD क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है। रेनफॉल के बारे में कोई आ जाता है रिपोर्ट, मानसून पे आ जाता है रिपोर्ट, तो पता होना चाहिए। IMD का वेबसाइट आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से बताया होगा, क्योंकि जनरल पब्लिक को समझदारी के लिए बहुत बेसिक से समझाया जाता है। तो ये पहले देखना चाहिए, है ना। और अगर आप और थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो थोड़ा UN की जो वेबसाइट्स होती हैं, UNEP का वेबसाइट्स होता है, UN का होगा, उनको जाके देखना चाहिए, वहाँ पे भी अच्छा इंफॉर्मेटिव आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया एनवायरनमेंट के लिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में ये देखिए मैंने कुछ एक तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट 11th का,
फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th का, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th का, और ये आपका 9th का इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ये 4 बुक्स आपको देखना चाहिए ज्योग्राफी के लिए। और एक बुक मैं रेफर करूंगा जेसी लियोंग का, बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, बहुत ब्रीफली सब कुछ अच्छे से समझाया गया। इस बार आया था ओशन करंट्स पे सवाल, है ना, विंड्स पे आता है, ग्रासलैंड्स पे आता है, तो ये बहुत अच्छी जिस्ट है। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, इस बार टाइम स्केल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पे आया था सवाल, बहुत टेक्निकल सवाल आए थे। ये अगर आप जेसी लियोंग देखा होगा, आपको सब कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, डे का, टाइम का, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड का, है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के सवाल आए थे। और स्टूडेंट मैं बोलूँगा, जब ये अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बेसिक्स किताबें ये लेना है, साथ में कहूँगा एटलस हमेशा रखना चाहिए आपको पढ़ते टाइम अपने साथ। वर्ल्ड की ग्लोबल जो भी न्यूज़ में आ रहा है, एटलस एक ऐसा चीज़ है, डेली लेके बैठ के देखना चाहिए कि ज्योग्राफी में ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ, ये जगह कहाँ है, ये कहाँ गल्फ है, ये स्ट्रीम, ये कहाँ जा रहा है एरिया, ना, कौन सी स्ट्रीम कहाँ बहती है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहता है, ये कहाँ बहता है, पढ़ते पढ़ते देखना चाहिए। इसी से आपके ना 5-7 मार्क्स ऐसे ही पेपर में निकाल लोगे आप एक्स्ट्रा, ये डेली थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स यही आपको देखना चाहिए। और साथ में एटलस ज़रूर लेना चाहिए, मैप ज़रूर देखना चाहिए। अपने घर में ही एक लगा लीजिए, रूम में, स्टडी रूम में एक लगा लीजिए, उसको देखते रहिए। और एक हैंडबुक भी रखिए, जो जगह उस साल न्यूज़ में रही हैं उनको देखिए। और जब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा खोल के बैठिए, उसको देखते पढ़ते रहिए, साथ साथ में आएगा सवाल। इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत फंडामेंट, बहुत फाउंडेशनल सब्जेक्ट है, सवाल हमेशा रहेंगे इसके ऊपर, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सवाल आया है इस बार। मैं ग्रुप में हमेशा कहता भी हूँ कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है यूपीएससी में। क्यों बढ़ रहा है आप जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भूगोल में आपको पता है इंडिया का ज्योग्राफी कैसा कॉम्प्लेक्स, और जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। ये तो बर्निंग इश्यूज हैं, ये सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। एक ये किताब है इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11 की, इसको देखना चाहिए। एक मैं ऐसी रेफरेंस के लिए लाया हूँ, मैंने पढ़ी है, ये अच्छी, बहुत अच्छी बुक है, श्रीराम आयस का ना एक इकोनॉमिक्स का नोट्स, इंडियन इकोनॉमी का नोट्स आता है ईयरली, इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इकोनॉमिक्स के, और हर चैप्टर को अच्छा इंपॉर्टेंस दिया है। इस बार आपने देखा ये ईयरली अपडेट होके आता है, मैंने पढ़ा है, अच्छी बुक है बहुत। तो अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, पर जो हमारे एग्जाम जहाँ से पूछ रहा है, हमारे एग्जाम में जिस तरीके के सवाल पूछ रहा है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट पूछता है, जीएनपी का कॉन्सेप्ट पूछता है, बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स पूछता है, तो देखना चाहिए। अपने फंडामेंटल जब तक आपके स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तो आप सवाल टैकल नहीं कर पाएंगे। आधे से ज़्यादा सवाल तो कॉमन सेंस से टैकल करना होता है, कुछ जगह पे बस फैक्ट्स दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। हर जगह नॉलेज काम नहीं करता, ब्रूट नॉलेज नहीं निकलता यूपीसी। बहुत नॉलेज हो जाने से यूपीसी पास नहीं हो जाएगा आदमी। एग्जाम की डिमांड समझना पड़ेगा, और आपको सारे टेक्निक्स आने चाहिए सॉल्व करने के, है ना। कुछ आप नॉलेज से सॉल्व करोगे, कुछ इंट्यूशन से सॉल्व करोगे, कुछ गट फीलिंग से सॉल्व करोगे, और कुछ रिस्क लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो रिस्क टेकिंग एग्जाम है, ये सिर्फ नॉलेज से पास नहीं करोगे आप, तो मैं बताऊंगा, पर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप जो भी यूपीसी जो भी जाल बिछाएगा उसमें से बाहर आ जाओगे, इतना 100% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये 2 किताबें मैंने बताई, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी की 12th की इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो आपको पता ही होगा क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक बताऊं तो एक पर्सनल लेवल पे इकोनॉमी कैसे काम करता है, मैक्रो मतलब कंट्री लेवल पे। तो ये 2 बुक बहुत फंडामेंटल बुक है, ये पढ़ना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए। एक और बुक है इकोनॉमिक्स के 9th की। अगर देखिए, अगर आप नए हैं, पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो सीधा बड़े किताबों को पढ़ने जाएंगे जो 12th का है, तो टफ लगेगा। तो बेसिक्स बुक्स जो मैंने पहले बताया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ से पढ़ते हुए 9th का उठाया, थोड़ा समझ में आया, 10th का पढ़ा, फिर आगे आगे आते रहना चाहिए, है ना। सीक्वेंस से आएंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। और देखिए स्टूडेंट्स, ये सब बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। अभी हाउस होल्ड सवाल आया था, हाउस होल्ड लेबर इज एन अनपेड, हाउस होल्ड वर्क इज एन अनपेड लेबर। ये पूरा इकोनॉमिक एंगल से सवाल है ना। क्या लिखेंगे आप इसमें?
इसमें क्या ही बात करना है आपको, इस पर क्या लिख पाएंगे आप? हाउस होल्ड वर्क इज एन अनपेड लेबर, तो क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक्स के एंगल से ही लिखना पड़ेगा आपको, उचारा थोड़ी है। और मैं आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि सीएपीएफ में सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा मैं टिक कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी देखिए सवाल कैसे आ रहा है, कुछ कुछ ग्लोबल इश्यूज पे पूछने लग गया है, ग्लोबल पीस, है ना? तो ग्लोबल एंगल से पूछ रहा है, कुछ इकोनॉमी के एंगल से पूछ रहा है, कुछ वोटर टर्नआउट पॉलिटी के एंगल से पूछ रहा है। ये आप सोच रहे हो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स नहीं, वोटर टर्नआउट एक बहुत फंडामेंटल मुद्दा है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आना चाहिए, थोड़ा डेप्थ होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का। तो फंडामेंटल बुक्स जब पढ़ेंगे तभी तो डेप्थ बनेगा, है ना? और हर सब्जेक्ट में आप सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, वहां पकड़ होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी फोर्स में सिर्फ सिर्फ आर्म्स एम्यूनिशन और इंटरनल सिक्योरिटी वही चीज़ें होती है, नहीं, बहुत कुछ होता है। आपको देश की सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी तो एक मैच्योर ऑफिसर बनोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इंटरव्यू स्टेज रखा हुआ है, मैच्योरिटी देखने के लिए, कितनी मैच्योरिटी है, समझिए इस बात को। आइए अब जनरल साइंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहता है और रहेगा भी ये। आप देख ही रहे हैं आज टेक्नोलॉजी, आपका सिलेबस भी पढ़ोगे आप, सिलेबस में दिया है साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर। और डेली के लाइफ में जो भी साइंटिफिक एक्टिविटी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी तो आजकल 21वीं सदी तो उस टेक्नोलॉजी की सदी ही मानी जाती है, तो आप समझिए कि इसका तो इम्पोर्टेंस बढ़ ही रहा है। तो ये किताब तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जनरल साइंस हो, इसकी एनसीईआरटी छोड़ना ही नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे दिया है 10th का साइंस, है ना, 9th का, ये मैंने बहुत बेसिक से लेकर आया हूँ मैं, 6 से लेके 8 से लेके 6, 7, 8, 9, 10th ये पढ़ना ही पढ़ना है। और 12th का बायोलॉजी भी एक किताब है, ये इसको मत छोड़िए आप, ये इंपॉर्टेंट एरिया है सीएपीएफ में, ज़्यादा सवाल आते हैं यहाँ से, तो ये बेसिक्स किताब छोड़िए ही मत, मैं बता रहा हूँ। ये 5 बुक्स पढ़िएगा ही, पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ में मैं आपसे कहूँगा, जब आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं ना, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर आप यूट्यूब का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। समझिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, साइंस में कुछ रेनफॉल के बारे में जानना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है वो जानना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसा होता है वो जानना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं क्लिक हो रहा है तो यूट्यूब पर जाके सर्च करना चाहिए, यही तरीका है स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलिटी पे, पॉलिटी की किताबों पे। पॉलिटी का जितना भी बेसिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क क्लास 11 का पढ़ना चाहिए। सोशल साइंस का एक किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 8th स्टैंडर्ड का, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, काफ़ी सवाल आ रहे हैं बहुत, आपने बताया केस लॉस के बारे में भी अब पूछने लग गए हैं, सारे तरीके के सवाल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पॉलिटी का भी धीरे धीरे डेप्थ अच्छा आ रहा है, तो पढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कभी कमीशन पूछ लेता है, एआरसी के बारे में पूछने लग गया है, और थोड़ा सा पता ना पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट भी पूछ रहा है, तो पढ़ना चाहिए। अभी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो है ही, स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक्स है ही है, इसको तो पढ़ना ही है, इसको तो पढ़ना ही है। और बाकी चीज़ें मैं बताया, जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है क्लास 10 की, इसको भी पढ़ना चाहिए आपको। तो मैंने बताया पॉलिटी में भी 2 किताबें मैंने आपको बताया, 4 किताबें मैंने बताई, है ना, एक तो लक्ष्मीकांत है और बाकी ये पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं 10th की, बेसिक्स आपको पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कैसा है, पेपर 1 के लिए ही सब तैयारी थोड़ी करना है, पेपर 2 में भी चाहिए, तो पेपर 2 में भी डेप्थ चाहिए लिखने का। तो डेप्थ नहीं रहेगा तो समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, सीएससी के बच्चे भी लिख रहे हैं सीएपीएफ, है ना, कंपटीशन बहुत हाई है। और सीएससी वालों जब एंटर करते हैं तो उनको पता नहीं होता, पता चलता है जब सीएपीएफ के बारे में, तो वो यहाँ पे भी आते हैं, जब वहाँ पे नहीं हो रहा होता तो यहाँ आते हैं, और उन लोग का नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग रहता है, तो उनको ये एग्ज़ाम इजी भी जाता है। और बहुत लोगों को लगता है कि शुरुआती सीपीएफ से करते हैं, बाद में सीएससी देखेंगे तो वो सीपीएफ में आते हैं, पर उनको सीएससी जाना होता है, तो तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग। तो याद रखिए,
और वो लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट वो एनसीईआरटी छोड़ता ही नहीं है, वो सारी एनसीईआरटी पढ़ लेता है, और भी कोई पुरानी एनसीईआरटी वो भी निकाल के पढ़ लेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे फैक्ट सही हैं, गलत तो है ही नहीं कुछ, तो पढ़ते रहो, रिवाइज होते जा रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट्स लास्ट में करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं अभी, है ना। अभी देखिए करंट अफेयर्स का क्या है, मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बहुत है ना। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, जब ये स्टैटिक आप पढ़ लोगे ना, जब ये स्टैटिक चीज़ें आप पढ़ लोगे, तो आपने जब स्टैटिक आपका क्लियर है, बेसिक चीज़ आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर है, तो आपको जो भी स्टैटिक में आपने पढ़ा है उस पर और क्या बिल्ड हो रहा है लेटली, वो हमें पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि एक टॉपिक आ गया 78 ईयर्स ऑफ जर्नी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ऐसे का ही टॉपिक आ गया, है ना। तो आपने स्टैटिक में हिस्ट्री में पढ़ रखा है फ्रीडम स्ट्रगल, किन किन वैल्यूज़ पे आज हमारा देश बना, उसके बाद स्ट्रगल ख़त्म होने के बाद, और उस टाइम से अब तक की क्या जर्नी रही है। तो आप पहले आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता ही रहेगा, उसके बाद आज क्या हो रहा है वो आप करंट अफेयर से ही ना लिंक करोगे, अभी तक की बातें कैसे बताओगे, करंट अफेयर से ही बताओगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, देखिए जो मेरे को पता है नया नया बच्चा आता है तो पेपर पढ़ना बहुत बहुत टफ होता लगता है, हिंदू पेपर तो समझ में ही नहीं आता है बच्चों को। मैं कहूँगा अगर आप बहुत ही न्यू कमर हैं, बहुत ही अभी आए हैं, तो मैं कहूँगा आप एक काम कर सकते हैं। आप मैंने अभी हम हमारे क्लास ने अभी वीकली न्यूज़ एनालिसिस शुरू किया है, ठीक है, जहाँ पर हम पूरे हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है उसको तो पहले हम ग्रुप में शेयर करते हैं, है ना। तो उस मान लीजिए इस बार मैंने 17 या 18 टॉपिक लिए थे इस हफ्ते, 17 या 18, तो मैं 17-18 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो आप वो 17-18 न्यूज़ पढ़िए वीक का, और साथ में कोशिश करिए कि अगर आप हिंदू नहीं पढ़ पा रहे तो टाइम्स पढ़िए, टाइम्स थोड़ा सा ईजी पेपर है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करिए। या फिर जो मैं न्यूज़ ग्रुप में शेयर करता हूँ उनको आप पढ़िए, वहाँ से पढ़ते पढ़ते जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वहाँ से बिल्ड करिए अपने आप को, और साथ में एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। तो इससे क्या होगा, करंट हैपनिंग्स में आप जो मैं लेक्चर में डिस्कस करूँगा वहाँ से आपका फंडामेंटल बेस स्ट्रांग होगा। करंट अफेयर्स के लिए आज मार्केट में क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं, पूरा साल करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं, पेपर पढ़ते नहीं, तो उनका फंडामेंटल कभी कमज़ोर ही रहता है, स्ट्रांग हो नहीं पाता है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं रहता है, तो करंट अफेयर्स भी तैयार नहीं होता, तो एग्जाम में वैसे भी जाते हैं। वो करते क्या है लास्ट में, आजकल ट्रेंड ये देख रहा हूँ मैं, पहले नहीं था ये, PT 365 और तमाम करंट अफेयर्स की मार्केट में आता है, नोट्स आता है करंट अफेयर्स का, है ना। बहुत सारे तमाम बड़े बड़े CSE के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग करंट अफेयर्स की किताबें निकालते हैं, उसी के रिलाय होकर आप जाते हो। अरे ये जो करंट अफेयर्स है ये कुछ ऐसे बच्चों ने बना रखा है जो नौकरी कर रहे हैं बड़े इंस्टीट्यूट में बैठ के, वो अपने दिमाग से उन्होंने निकाला हुआ है। तो आप एस्पिरेंट है, वो नहीं है, तो आपको सबसे पहला अपना करंट अफेयर्स खुद बनाना चाहिए, है ना। पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको अपना सेल्फ मेड होना चाहिए आपका, है ना। जो मैं बता रहा हूँ वो तो ठीक है, आपको जो और लग रहा है वो भी उसमें आपको लिखना चाहिए। एग्जाम का पेपर देखते देखते क्या पूछेगा, है ना। और ये जो क्लासेस का जो नोट्स है मैं बोलता हूँ रिफर करो आप, पर रिवीजन के लिए करो, पर अपने नोट्स से पहले पढ़ो आप। आपके नोट्स जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हमेशा ज़्यादा पता होगा, और पेपर से जब आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा पता होगा। अभी देखिए जिनको पैसा लेके नोट्स बेचना है या फिर नोट्स बनाना है, वो इतनी जान क्यों लगाएंगे, अगर इतनी जान लगा सकते तो खुद ही पढ़ के पास नहीं हो जाते थे। तो आपका अटेम्प्ट है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपका वर्क ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग बाकी इंस्टीट्यूट और ये नोट्स एक एड ऑन है ना। पेपर खुद पढ़ना चाहिए, आप जब पढ़ोगे जहाँ डाउट है वो क्लियर करने आना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें जो है आपके पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में हम लोग हेल्प कर ही रहे हैं, पर पेपर पढ़ने का आपको भी आदत रहना चाहिए, है ना। तो अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, हिंदू लेटली यहाँ पे माइग्रेट हो सकते हैं धीरे धीरे। आपको CFF के एंगल से भी पढ़ना है तो क्या हो गया, ऊपर से एक ब्रॉडर न्यूज़ तो पढ़ ही सकते हो आप,
क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा 150 नंबर का, वो सवाल यहीं से होंगे, स्टैटिक से कम होंगे पर करंट पे ज़्यादा बेस्ड होंगे, आपके डैफ बेस्ड होंगे, आपके आप जहाँ से हैं वहाँ से होगा, आपके लाइफ के बारे में होगा। तो पर करंट अफेयर्स में सवाल आता ही आता है, रहेगा, आपको करंट अफेयर्स में सवाल पूछा ही जाएगा, तो पता होना चाहिए। दूसरा, एक प्रेस इंफॉर्मेशन का वेबसाइट आता है गवर्नमेंट का, इसको आपको देखना चाहिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट रिलीज। इस बार देखोगे आप यूई के साथ जो गवर्नमेंट की आज बार जो हमारा रुपए कार्ड है और इंडिया यूई का जो भी टर्म्स हुआ था, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, उस पर सवाल आया था इस बार। अगर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आप पढ़ते रहेंगे, रेगुलर देखते रहेंगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा आता है, बहुत सारा पीआईबी में बहुत न्यूज़ आती है, हमें सेलेक्टिव रहना है, कैसा सवाल पूछ रहा है उन सारे न्यूज़ को निकाल लेना है। तो ये भी आपको पीआईबी की एक वेबसाइट है, करंट अफेयर्स की देखना चाहिए, न्यूज़पेपर देखना चाहिए, हम वीकली एनालिसिस करवा रहे हैं वो भी देखना चाहिए। अपने नोट्स ना कोशिश करके खुद बनानी चाहिए, और साथ में ये पीटी 365 और क्लासेस के नोट्स है ना, ये रिवीजन के तौर पे यूज़ करिए, इसी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि सब वही करके जा रहे हैं। तो आपने एक्स्ट्रा क्या किया जो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? कुछ नहीं किया तो नहीं मिलेगा, बस एक्स्ट्रा वर्क किया है तो मिलेगा, आप आगे ही रहोगे, लोगों से 5-10 नंबर ऊपर ही रहोगे। मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं सीएसयू में मेरा जब भी प्री होता था, तो मेरे मार्क्स कट ऑफ से 20-25 नंबर ऊपर ही रहते थे, कम से कम 20-25 नंबर ऊपर रहता था मैं कट ऑफ से। वो क्यों होता था? क्योंकि मैं मेहनत करता था करंट अफेयर्स के ऊपर, खुद का नोट्स बनाता था। तो थोड़ा करेंगे ना, आपको फ़ायदा दिखेगा, 100% दिखेगा। जो किसी को नहीं पता होगा आपको पता होगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जनरली बता दिया कि क्या करना चाहिए। मेरे को लगता है कि यहाँ पे बुक्स के बारे में आपको अभी डाउट्स नहीं होने चाहिए। मैंने करंट अफेयर से लेके स्टैटिक बुक से लेके न्यूज़पेपर से लेके सब कुछ आपको बता दी। अगर आप, मैं मानता हूँ ये वीडियो आप देख रहे हो और आपने इस चीज़ों को फॉलो कर लिया है, तो मैं लिख के देता हूँ आपका मार्क्स पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू तीनों जगह बढ़ेगा, है ना। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस पर बोल रहा हूँ, 100% बढ़ेगा, है ना। So that's all for today, students. I hope I was able to communicate my ideas properly here. मेरे को लगता है सारे डाउट्स बुक्स को लेके खास करके क्लियर हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एंड आ गया एग्जाम्स का, 2 महीने बचे हैं, तब बच्चे आते हैं सर बुक लिस्ट क्या है, सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए, पूरा साल इन चीज़ों को जो मैंने बताया सबको बैलेंस करके पीवाई की उसको देखते देखते इनको रीड करते रहना चाहिए। और फाइनली मैं बोलूँगा, अगर आपका पढ़ के हो गया है तो टेस्ट सीरीज लिखता रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और कोई तरीका स्टूडेंट्स नहीं है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। दोबारा मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।